हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या हेडिंग है यहाँ पर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं। हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को मेंशन किया है इस लेक्चर में, और वैसे आप देखेंगे तो आपके आसपास अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद द टेम्परेचर। जो आप रात में स्टार्स देखते हैं तो वो स्टार्स फ्लक्चुएट नज़र आते हैं, आपको थोड़ा सा ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं, अपीयर होते हैं। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसा है? तो मीडियम में टेम्परेचर के साथ अपन के एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बदलता रहता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने की वजह से आपको पता है कि लाइट का जो पाथ है वो बदल जाता है, और लाइट के पाथ के बदलने से आपको स्टार ट्विंकलिंग नज़र आते हैं। दूसरा जो है वो द सन इज द सीन अ फ्यू मिनट बिफोर। सूर्य का थोड़ा देर पहले, कितना देर पहले? लगभग 2 मिनट पहले सनराइज होना, और 2 मिनट बाद सनसेट होना, यानी कि एक दिन में 4 मिनट का ये जो डिलेड है ये भी एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो ये जो सनसेट और सनराइज का, सनसेट का बिफोर होना और सनराइज का डिले होना, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा देर होना, तो ये सब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही एग्जाम्पल हैं। और अगर कहीं कॉइन रखा हुआ है किसी बेसल के अंदर तो वो विजिबल होता है थोड़ा सा सैलोवर देन द जस्ट पोजीशन। जस्ट पोजीशन से थोड़ा सा वो उथला हुआ नज़र आता है, तो उसके पीछे का भी रीज़न है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो वाटर के अंदर या कहीं पर भी जो लिक्विड रखा हुआ है उस लिक्विड में यही सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, मतलब बेसल्स के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही हो रहा होता है। और हमने ये वाला जो केस है, अभी हमने ये रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ वाले में इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस चैप्टर में पार्ट सी का ये पोर्शन जाके आप देख सकते हैं। द प्रिंट ऑफ द पेपर, अगर हम कोई प्रिंट रखें किसी पेपर का कोई प्रिंट रखें किसी हम ग्लास स्लैब के नीचे, तो मान लो ये ग्लास स्लैब है और इसके नीचे हमने एक पेपर का प्रिंट रखा है, तो पेपर का प्रिंट थोड़ा सा सैलोवर नज़र आता है, थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है अपने एक्चुअल पोजीशन से। तो उसके पीछे का भी कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही। ठीक है। और अ पीस ऑफ द पेपर स्टक एट अ बॉटम, कह रहा है कि किसी ग्लास स्लैब के बॉटम में कोई पीस ऑफ पेपर अगर हम चिपका दें ऐसे, तो वो भी हमारा थोड़ा सा रेज्ड यानी ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। अगर हम ऊपर से देखें, इस ग्लास स्लैब के ऊपर से देखें उस पीस ऑफ पेपर का जो ग्लास स्लैब के बॉटम में चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही कारण होता है। अब वाटर टैंक अपीयर सैलोवर देन द एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ से टैंक, वाटर टैंक क्या होता है, थोड़ा सा सैलोवर नज़र आता है। जैसे अगर हम ये वाटर का टैंक है, पानी नहीं है तो इतना है, मान लो 5 मीटर है, ऐसे पानी भर देते हैं तो ऐसा लगता है कि 5.5 मीटर ही इसकी गहराई है, थोड़ा सा सैलोवर नज़र आता है वाटर टैंक। तो इसके पीछे का भी कारण वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अ पर्सन लेग्स एज सीन फ्रॉम द आउटसाइड अपीयर, अगर हम एक आदमी है और पानी में अपना पैर रखा हुआ है तो हम उसके पैर को ऐसे देखते हैं तो उसका पैर ऐसा लगता है कि यहाँ से टूटा हुआ है, थोड़ा सा इसकी कंडीशन ऐसे बेंडेड नज़र आती है आपको। तो या हम कह दें कि थोड़ा सा बेंडेड नज़र आने के साथ साथ थोड़ा सा शार्टर भी नज़र आती है, एक्चुअल में शार्टर नज़र आती है। तो इसके पीछे का भी कारण यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम इन सारे एग्जांपल्स में से एक दो एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं क्या है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हम देख लेते हैं, और ये जो फ्यू मिनट बिफोर सन दिखता है और थोड़ा सा 2 मिनट बाद में सनसेट होता है। तो ये दोनों एग्जांपल थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हम ये फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल था उसको हम देख लेते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है। ठीक है, देखो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है।
और अर्थ के चारों ओर ये हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारा कोई एग्जैक्ट बाउंड्री तो नहीं होती है अर्थ के चारों ओर कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर यहीं पर ख़त्म हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट है। तो ये इसकी कोई एक्चुअल बाउंड्री नहीं होती है, फिर भी मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसे बस एक जनरल व्यू के लिए मैं ऐसा बना ले रहा हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि दिस डॉटेड रेड लाइट इज रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर का ये एटमॉस्फेरिक बाउंड्री है, जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हो, ब्लैंकेट के तरीके से बिहेव करता है अर्थ के चारों ओर। और यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊपर ऐसे आते हो, अर्थ के ऊपर ऐसे जैसे जैसे आते हो ऐसे ऊपर, एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, एयर की डेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है, एयर की डेंसिटी कंटिन्यूसली ऐसे डिक्रीज होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और फिर आप देखते हो कि इधर ज़्यादा डेंसर मीडियम है और इधर से जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे फिर वो रेयर मीडियम हो जाता है, और इस बाउंड्री के ठीक बाद फिर लगभग वैक्यूम हो जाता है। अब अगर ये वैक्यूम है, कोई मीडियम यहाँ पर नहीं है, कोई मीडियम अगर यहाँ पर नहीं है तो ये ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि वो रेयर मीडियम है। और यहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं, धीरे धीरे जैसे आप अंदर की ओर जा रहे हो धीरे धीरे, तो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं, तो एयर पार्टिकल्स और बढ़ते जा रहे हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक स्टार है, यहाँ पर कोई एक स्टार है, और ये स्टार से जो लाइट आ रही है वो लाइट सीधे ऐसे आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ऐसे आनी चाहिए। लेकिन कब आनी चाहिए? जब हमारे पास यहाँ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये सब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सीधे ऐसे आनी चाहिए और स्टार ट्विंकलिंग नज़र नहीं आएगा कि वो टिमटिमा रहा है, कोई भी यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अपने पास एटमॉस्फेयर तो है। तो जब अपने पास एटमॉस्फेयर है तो वो ये वाला फेनोमेना डायरेक्टली वाला ये नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा? जितनी दूर वैक्यूम है उस वैक्यूम में तो लाइट ऐसे चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगी, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी, अब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री करते वक्त क्या होगा कि जब रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में एंट्री करता है तो लगातार वो क्या होता है, नॉर्मल की ओर बेंड होता चला जाता है। अब जब नॉर्मल की ओर लगातार बेंड होता चला जाता है, लगातार नॉर्मल की ओर बेंड होता चला जाता है, तो अब आप देखें कि नॉर्मल की ओर बेंड होता चला जाएगा तो इसका पाथ थोड़ा सा ऐसे कर्व होता चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। और अब आप क्या करते हैं कि जब आप यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर मौजूद हैं और इस आने वाली लाइट को आप ऐसे देखते हैं, इस वाली लाइट को जब आप ऐसे देखते हैं, ये वाली लाइट को जब आप देखते हैं, इस वाली लाइट को आप देखते हैं ऐसे, इस वाली लाइट को, तो इसको आप रीट्रेस करेंगे। जब आप इसको रीट्रेस करते हैं ऐसे, तो ये जाके कहीं यहाँ मिलता है, जो कि आपको वर्चुअली यहाँ कहीं पर दिखता है, ऐसे वर्चुअली यहाँ कहीं पर दिखता है आपको। जब वर्चुअली यहाँ कहीं दिखता है और पता चला कि जिस टाइम पर आपने यहाँ पर रिट्रेस करके ऐसे इसको देखा है, वो जिस टाइम पर देखा है थोड़ी ही मिनट में इसका टेम्परेचर बदला, एयर के मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में लगातार चलते रहते हैं, तो लगातार एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बदलती रहती है और टोटल डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है एटमॉस्फेयर की, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स के चलने की वजह से जिस पाथ को ये लाइट ट्रैवल करके आई है उस पाथ में पड़ने वाले एयर मॉलिक्यूल्स लगातार चलने की वजह से उसकी डेंसिटी बदल रही है। तो उसकी डेंसिटी के बदलने की वजह से पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले जो स्टार यहाँ दिखा था वो स्टार अब यहाँ ना दिखकर कहीं और दिख रहा है, वो स्टार कहीं और दिख रहा है। तो यही रीज़न होता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन की वजह से ही आपका ये जो तारों का टिमटिमाना है ये आपको दिखाई पड़ता है। और जो चीज़ हमने आपको समझाया है ये चीज़ आपको मैं डिटेल में लिख रखा है, उसको मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ कि कैसे आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है स्टार्स और
वेरी फॉर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दे कैन कंसीडर टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अर्थ के सरफेस से, इसलिए हम उसको ऐसा बिहेव करते हैं जैसा कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन इन अ वैक्यूम। लाइट स्टार से जो आ रही है वैक्यूम में वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगी, कहीं पर कोई डेविएशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में इट गेट रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर बेंड होते चली जाएगी। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और द बेंडिंग ऑफ द लाइट और द ग्रेजुअली बिकॉज as we move towards the surface of the earth and the density of the atmosphere goes increasing। जैसे जैसे ये लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लगातार बढ़ता रहेगा और बढ़ने की वजह से हर बार इसका रिफ्रैक्शन नॉर्मल की ओर होता रहेगा, नॉर्मल की ओर होता रहेगा जो लाइट एंट्री कर रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और जब ये ऑब्जर्व देखेगा इस लाइट को तो इसको रिट्रेस करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और अपने आँख से जो उसकी आंख में लाइट एंट्री कर रही है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस करेगा, तो उसको अपीयर होगा कि जो स्टार हमें दिख रहा है उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, थोड़ी सी हाइयर ऊपर की ओर बदल रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है। तो फिर इसका मतलब स्टार ट्विंकलिंग कर रहा है, स्टार टिमटिमा रहा है, जबकि स्टार अपनी लाइट को टिमटिमा ही नहीं रहा है, वो लाइट को कांस्टेंट कर रखा है। उसको जो ये टिमटिमाना दिख रहा है ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से दिख रहा है। तो ड्यू टू द विंड एंड द चेंजिंग द क्लाइमेट कंडीशन, विंड और क्लाइमेट कंडीशन और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी के बदलने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर बदल जाता है, जिससे कि स्टार की पोजीशन घड़ी टू घड़ी मतलब पॉइंट टू पॉइंट एनी इंस्टेंट पर वो बदलता रहता है, जिससे कि स्टार की इंटेंसिटी भी बदलती रहती है। और फिर आपको ऐसा लगता है, यानी कि ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि वो स्टार जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टार जो है वो क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो द स्टार इज द समटाइम्स अपीयर ब्राइटनेस, कभी कभी ऐसा पता चलता है कि स्टार की ब्राइटनेस बढ़ी हुई है और कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टार की ब्राइटनेस थोड़ा सा फैंटर है, यानी कि वो डिम हो गया है। तो इसी को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं या ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार बोलते हैं। रिजल्ट क्या होता है, तो इट रिजल्ट इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यही है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, यही है हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था। एक और हम बात करेंगे, एक ये बात करने वाले हैं हम लोग एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। दूसरा एग्जाम्पल था, इसकी बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो आपने कहा था कि द सन इज सीन अ फ्यू मिनट बिफोर इट राइजेज, मतलब कि सनराइज होने से कुछ मिनट पहले ही हम सन को देख लेते हैं और सनसेट के कुछ मिनट बाद तक भी हम देखते रहते हैं। लगभग 2 मिनट पहले देख लेते हैं और 2 मिनट बाद भी देख लेते हैं। एक दिन में 4 मिनट का ये टाइम का थोड़ा सा खेला होता है। ये क्यों होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर का ये एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। एग्जैक्टली कोई भी शार्प बाउंड्री एटमॉस्फेयर की नहीं है। मैंने यहाँ पर बना रखा है ये डॉट लाइन से जो बना रखा है, तो ये मत समझना कि एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर की कोई शार्प बाउंड्री होती है। एग्जैक्टली शार्प बाउंड्री कोई नहीं होती है, बस मैं ये मान कर चल रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे चलते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी लगातार बढ़ती रहती है, यानी कि डेंसिटी बढ़ने की वजह से डेंसर मीडियम लगातार इंक्रीज होता रहता है। एटमॉस्फेयर का डेंसर मीडियम लगातार कंटिन्यूसली अंदर की ओर चलने से इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर के बाहर जो सरफेस है उस सरफेस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो वैक्यूम होता है, वहाँ पर कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। और जहाँ पर लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ट्रैवल करती हैं। अब सुबह जब सनसेट होता है, सनसेट पर आप अगर अर्थ की सरफेस से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजन। क्या बोलते हैं? हॉरिजन लाइन बोलते हैं। तो जो सनराइज होता है या जो सनसेट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले सनराइज़ की बात कर लें। तो सन से ये चलने वाली जो लाइटें होती हैं, ये सन से जो चलने वाली लाइटें होती हैं, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलती हैं और जैसे ही स्ट्रेट लाइन में चलती हैं वैक्यूम में, जैसे ही कोई मीडियम इनको मिलता है तो ये रेरर टू डेंसर चलती हैं। ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, यहाँ का डेंसर मीडियम है। तो जब यहाँ का ये डेंसर मीडियम है तो लाइट जैसे ही एंट्री करेगी रेरर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और नॉर्मल की ओर जैसे ही थोड़ा सा बेंड होगा, ये नॉर्मल है मान लो,
जैसे ही थोड़ा सा बेंड होगा ये क्या हो जाएगा कि ऐसे बेंड होता रहेगा और लगातार कंटिन्यूसली क्या होगा कि देखो डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर लगातार इंक्रीज होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, तो ये लगातार क्या होगा कि ये लगातार ऐसे नॉर्मल की ओर झुकता चला जाएगा, झुकता चला जाएगा। और ये अर्थ की सरफेस पर बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस लाइन को जब रिट्रेस करेगा तो उसको नज़र आएगा कि थोड़ा सा एबव द सन हॉरिजन, इसको सन को ये एबव द हॉरिजन देखेगा थोड़ा सा। और लगभग कितने मिनट का हॉरिजन पर देखता है, लगभग 2 मिनट के हॉरिजन पर देखता है कि 2 मिनट पहले हमको सनराइज दिखाई पड़ गया। और ठीक यही कंडीशन इस साइड में डिले ऑफ द सनसेट में भी होता है कि जब सन जो है यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से आने वाली लाइट जो होती है उसको भी ऐसे रिट्रेस करता है, तो आप उसको अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन यहाँ पर लगता है उसको, जबकि सन की रियल पोजीशन ये है। जबकि यहाँ पर भी यही है कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन यहाँ है और अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन उसको यहाँ पर लगता है। तो दोनों कंडीशन में उसको 2-2 मिनट का सनसेट और सनराइज में नज़र आता है। और यही होता है एडवांस सनराइज एंड सनसेट एंड डिलेड सनसेट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं, क्या चीज़ है ये कि लाइट कमिंग फ्रॉम द सन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में स्ट्रेट लाइन में चलती है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जब लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो वो लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा सा रिफ्रैक्टेड हो जाता है। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो रेयर टू डेंसर आती है, इस वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ग्रेजुअली बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल की ओर बेंड होती है। लगातार अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये लाइट एंट्री करती रहती है तो इसका एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बढ़ती रहती है। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बढ़ने की वजह से लगातार लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होता रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और जिससे कि वो लाइट जब अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है तो वहाँ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जब इस लाइट के ऑब्जर्वर की आंखों पर ये लाइट पड़ती है तो इस लाइट को ऑब्जर्वर क्या करता है, रिट्रेस करता है। और रिट्रेस करता है तो उस सन की जो अपैरेंट पोजीशन होती है वो थोड़ा सा हॉरिजन लाइन के ऊपर उसको देखने को मिलता है। लाइट को थोड़ा सा वो हॉरिजन लाइन के सन को हॉरिजन लाइन के थोड़ा सा ऊपर दिखता है, लिटिल हाइयर देखता है, थोड़ा सा ऊपर देखता है, जो उसको लगता है कि वो सन की वर्चुअल पोजीशन है, जबकि वर्चुअल पोजीशन नहीं रहती है। एक वर्चुअल पोजीशन तो एक्चुअल पोजीशन तो नहीं रहती है, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन तो हॉरिजन लाइन के नीचे रहता है। ठीक है, तो द सन इज़ द बिलो इन द हॉरिजन, सन हॉरिजन के बिलो रहता है, जबकि उसका जो अपीयर होता है वो हॉरिजन के ऊपर अपीयर होता है ऑब्जर्वर को सन। तो लगभग ये जो पूरा प्रोसेस होता है 2 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है। इसे अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन कहते हैं, जो कि एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, यही काम डिलेड में होता है कि लाइट कमिंग फ्रॉम द सन ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन इन द वैक्यूम। जब वैक्यूम में लाइट सन की लाइट चलती है तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो वो लगातार एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो बेंड होता चला जाता है नॉर्मल की ओर, और ग्रेजुअली बेंड होते होते लाइट रिफ्रैक्ट होती है, और जब अर्थ के सरफेस पर मौजूद किसी ऑब्जर्वर की आंखों पर पड़ती है, ये लाइट पड़ती है तो उसको रिट्रेस करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर लगातार एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है ना। तो जब ऑब्जर्वर इस लाइट को रिट्रेस करता है तो उसको क्या लगता है कि अपैरेंट पोजीशन ऑफ जो सन है, अपैरेंट पोजीशन ऑफ जो सन है वो थोड़ा सा हॉरिजन लाइन या रियल पोजीशन ऑफ द सन के ऊपर नज़र आता है, उसको ऊपर नज़र आता है, जबकि लाइन ये जो लाइन है हॉरिजन लाइन है उसके नीचे सन जा चुका हुआ होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन है वो थोड़ा सा लिटिल हाइयर होता है एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन के, और सन इज़ बिलो इन द हॉरिजन, जबकि वो सन जो है हॉरिजन लाइन के नीचे चला गया होता है। बट इट अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट एबव द हॉरिजन, लेकिन उसको कैसा अपीयर होता है? हॉरिजन लाइन से लगभग ऊपर अपीयर होता है। तो दिस इज द फैक्ट इज एडवांस सनसेट, सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल के बारे में आपसे डिस्कस किया, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं लेकिन वो अलग अलग टॉपिक से हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो रियल और अपैरेंट डेप्थ के ऊपर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।